Okay, friends, once again, welcome back and a very good evening to everybody. I hope you all are safe, your family member, your relative, your parents, your friends, all are safe. And you are enjoying this new era, this new way of learning. Friends, we are discussing chapter number 9, that is a mechanical property of solids. And basically, in this chapter, we had learned about the three particular quantities: strain, stress and moduli. स्ट्रेन आपको पता है कि जो रिलेटिव चेंजेस होता है व्हेन यू अप्लाई द डिफॉर्मिंग फोर्स टू एनी सब्सटेंस टू एनी सॉलिड ऑब्जेक्ट देयर इज समथिंग डिफॉर्मेशन टेक्स प्लेस either in its length or in volume or in shape. So the correspondent three kind of strains are defined. किसी को पता है कौन कौन से स्ट्रेन हमने डिफाइन किए थे? longitudinal, Longitudinal, Volume shape. volume volume or stress, strain. strain, and then Shearing after strain. shearing strain we had defined. And then correspondent three kind of strain, we also have a three kind of stresses as well. And the similar stresses are we have longitudinal stress, वॉल्यूम स्ट्रेस एंड शियरिंग स्ट्रेस. बट आपको पता है कि बाकी सारे स्ट्रेसेस नहीं, बट जो वॉल्यूम स्ट्रेस होता है उसको हम क्या बोल सकते हैं? Pressure. उसको प्रेशर भी बोल सकते हैं, बिकॉज वहां पे प्रेशर का प्रॉपर डेफिनेशन जो है वो सेटिस्फाई हो रहा है. एंड देन करस्पॉन्डेंट टू दैट वी हैव थ्री मोडुलाई: यंग्स मोडुलाई, bulk moduli and moduli of rigidity. So that is we had learned so far. Okay, so I can say question number, अगर हम सीक्वेंस में देखें तो क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने डिस्कस किया है. 9, 10, 11 क्वेश्चन बाकी है. सो कम टू द क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने डिस्कस कर लिया है. वो तीन मैंने चार्ट आपको लास्ट टाइम डिस्कस किए होंगे, तो अगर वो चार्ट आप देख लेते हो तो आई थिंक 6 और 7 क्वेश्चंस यू कैन इजीली प्रिपेयर. ओके, एम आई राइट फ्रेंड्स? Yes, sir. Okay, Yes, sir. so come to the question number 9. Whether the question number 9 is visible to your screen? दिख रहा है आपको? Yes, sir. Yes. Okay, Yes, sir. so question number 9, you need to prepare as a 2 marks. Question is explain the Hooke's law. So Robert Hooke was the person who initially said this thing, that for the small deformation, ये जो मोड्यूलाई का जो कंसेप्ट है, मोड्यूलाई का जो ये मॉड्यूलस का जो कंसेप्ट है वो यहाँ से इंट्रोड्यूस हुआ है. उसने ऐसा बताया था कि जो फॉर द स्मॉल डिफॉर्मेशन whatever the strain is produced, जो स्ट्रेन बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होगा वो आपने जितना डिफॉर्मिंग फोर्स मतलब जितना स्ट्रेस आपने अप्लाई किया होगा उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा. वाइस वर्सा यू कैन से दैट a stress is directly proportional to the strain for the small deformation. So that means the ratio of a stress and the strain becomes a constant, and this constant, proportionality constant, is known as a moduli of elasticity, modulus of elasticity. So this constant of proportionality is known as a modulus of elasticity. देखो, it is written here that Hooke's law is an empirical law and it is valid for the most material. Empirical का मतलब ऐसा हुआ कि वो एक्सपेरिमेंटली वो प्रूव हुआ है, उसका कोई थ्योरेटिकल प्रूफ नहीं है, वो एक्सपेरिमेंटली डिराइव हुआ है. एम्पेरिकल का मतलब ऐसा होता है. तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि हम डायरेक्टली उसको एक्सेप्ट कर लेंगे. हम एक्सपेरिमेंट या थ्योरेटिकल, उसका कोई प्रूफ नहीं है, एक्सपेरिमेंटली उन लोगों ने प्रूव किया होगा, हम एक्सेप्ट कर लेंगे. Most of the material will follow this law. However, there are some material in which the Hooke's law is not applicable, like elastomer. Elastomer is a material, elastomer जो है ना, उसके लिए ये Hooke's law वैलिड नहीं है.
कुछ मटेरियल ऐसे भी है जिसमें ये रिलेशन लीनियर नहीं होता है। तो ये जो इलास्टिक मॉड्यूलाई जो कांस्टेंट है उसका यूनिट ऑब्वियसली ट्रेस का जो होगा वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही होगा। तो ये हुक्स लॉ जो है ना वो 2 मार्क्स में आपको प्रिपेयर करना है। तो वो सारे मॉड्यूलस के लिए वैलिड है, चाहे वो सारे स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के लिए वैलिड है, चाहे वो लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन हो या चाहे वॉल्यूम स्ट्रेन हो या चाहे शियरिंग स्ट्रेन हो। उसका जो स्ट्रेस अपन स्ट्रेन का जो रेशियो होता है उसको इलास्टिक मॉड्यूलस बोलते हैं। अगर हम लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस अपन लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, तो वो आपका हो जाएगा यंग्स मॉड्यूलस। शियरिंग स्ट्रेस अपन शियरिंग स्ट्रेन करेंगे तो वो हो जाएगा शियर मॉड्यूलस और मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। अगर वॉल्यूम स्ट्रेस अपन वॉल्यूम स्ट्रेन करेंगे तो वो आ जाएगा आपका बल्क मॉड्यूलस हो जाएगा आपका। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? Yes, sir. ओके Yes, sir. ओके। Then after important 2 mark or 3 mark question, plot a stress versus strain graph of a metal and explain. This is a very important 3 mark question. ये मोस्टली सारे स्कूल के एग्जाम्स के अंदर ये क्वेश्चन पूछते हैं, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। किसी के स्कूल में चल रहा है ये चैप्टर, 9 चैप्टर चला है अभी, चल रहा है किसी के स्कूल में? ओके फॉरगेट। Yes, sir. तो स्कूल में भी बोला होगा कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमको क्या करना है कि स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का ग्राफ ड्रॉ करना है और उसके अलग अलग पार्ट को मुझे एक्सप्लेन करना है, पर्टिकुलरली फॉर द मेटल ऑब्जेक्ट। मेटल जो डक्टाइल होता है, मेटल जो होता है ना वो डक्टाइल मतलब उसको आप खींच सकते हो, थोड़ा स्ट्रेच कर सकते हो। तो इस टाइप के मटेरियल के लिए मैं स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का ग्राफ ड्रॉ करूंगा और उसके कुछ में जो पार्ट है वो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ओके सो फ्रेंड्स, स्ट्रेस कितना रखना है वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है। उसका रीजन ऐसा है कि स्ट्रेस इज इक्वल्स टू व्हाट, इट इज इक्वल्स टू डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। बट जब कोई बॉडी रोटेट नहीं होती है, लीनियर मोशन नहीं करती है, मतलब इक्विलिब्रियम में है, तो आपने जितना फोर्स अप्लाई किया होगा उतना ही डिफॉर्मिंग फोर्स होगा। तो ये जो डेफिनेशन है, इक्वेशन है, वैसे डेफिनेशन में तो डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया है, बट इन प्लेस ऑफ दैट you can also say it is a applied force per unit area because here there is no motion, it is in the object is in the equilibrium, so your applied force will becomes equals to the deforming force. तो आप जितना ज्यादा फोर्स अप्लाई करोगे मतलब आपने ज्यादा स्ट्रेस प्रोड्यूस किया है, जितना ज्यादा फोर्स अप्लाई किया मतलब ज्यादा स्ट्रेस प्रोड्यूस हुआ। और स्ट्रेन क्या बता रहा है कि बॉडी में कितना डिफॉर्मेशन हो रहा है। तो हम यहाँ पे पर्टिकुलरली लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस वर्सेस लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन की बात कर रहे हैं। लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस वर्सेस लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन की बात करेंगे। तो मेरे पास मान लो कि कोई मेटल का रोड है एंड लेबोरेटरी या कोई ऐसा इंस्टीट्यूट है कि जहाँ पे हम उसको स्ट्रेच मतलब कोई ऐसा फोर्स हम लगाते हैं कि उसको हम रोड को हम स्ट्रेच कर रहे हैं। तो ये ग्राफ जो है ना वो पूरा प्रैक्टिकली मिलता है, इसका कोई थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है। ये ग्राफ ऐसा क्यों मिला, तो बोले प्रैक्टिकली मिला। और इसके अलग अलग जो पार्ट है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ये ग्राफ आपको डायरेक्टली एक्सेप्ट करना है, उसके अलग अलग जो पार्ट है वो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला। सर एक क्वेश्चन था पूछूं? हाँ पूछो। सर वो एक 15 और 16 करके है ना, वो क्वेश्चन है ना, वो डाउट है, तो वो कब आओ आपके? अभी उसको कर लेते हैं, हाँ उसको ये खत्म होने के बाद वो कर लेते हैं। ओके, थैंक यू सर।
from the graph you can see that O to point A are those point or those region O to A. आप वहां पे देख सकते हो कि ये ऐसा रीजन है कि जहां पे स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का जो ग्राफ है ना वो लीनियर है। लीनियर है उसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ऐसा हुआ कि वहां पे स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Strain. स्ट्रेन। मतलब वहां पे वहां पे हम ऐसा कह सकते हैं कि वहां पे हुक्स लॉ एप्लीकेबल है। तो फॉर द स्मॉल डिफॉर्मेशन you can apply the Hooke's law that is visible in this region OA। तो मैं ना ये जो पॉइंट ए है उसको मैं लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी बोल सकता हूँ। पॉइंट ए को मैं लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी बोल सकता हूँ। बिकॉज वहां तक आपका स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का जो रिलेशन है ना वो रिलेशन आपका लीनियर है। तो इट इज अ लिमिट ऑफ द प्रोपोर्शनलिटी। अब जो रीजन ए टू बी है ना वो ऐसा है कि अगर ओ से लेके बी तक अगर कहीं पे भी अगर मैं डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव कर दूंगा, आई रिपीट, ओ से लेके पॉइंट बी तक कहीं पे भी अगर मैं डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव कर दूंगा तो बॉडी अपने ओरिजिनल स्टेट में वापस आ जाएगी। मतलब स्ट्रेस जीरो हो जाएगा, मतलब स्ट्रेन जीरो हो जाएगा। फ्रॉम द पॉइंट ओ टू पॉइंट बी, anywhere between this region, if I remove the deforming force, then body comes back to its original state, that means strain becomes zero। बट ये चीज हो सकती है ओनली पॉइंट बी तक। एक बार पॉइंट बी क्रॉस हो गया मतलब आप डिफॉर्मिंग फोर्स ज्यादा बढ़ा रहे हैं, स्ट्रेस को इंक्रीज कर रहे हैं, और अगर एक बार पॉइंट बी अगर क्रॉस हो गया तो फिर अगर आप डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव करोगे तो भी बॉडी अपने ओरिजिनल स्टेट में वापस नहीं आएगा, बट बी तक वो आ सकता है। मतलब मैं ऐसा कह सकता हूं कि अप टू पॉइंट बी द बॉडी विल बिहेव एज अ, अपने ओरिजिनल स्टेट में वापस आ जाना मतलब वो कैसा बॉडी हुआ? इलास्टिक। Elastic. Exactly, elastic। So I can say up to point B the body will behave as an elastic body, and that is why I can say point B is the limit of, it will be a limit of elasticity। Elastic. After that the body cannot be remains elastic। पॉइंट बी टू सी ऐसा रीजन है, बी टू सी ऐसा रीजन है कि अगर वहां पे अगर आप डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव करते हो तो बॉडी ट्राई करेगा अपने ओरिजिनल स्टेट में आने का, ट्राई तो करेगा, नो डाउट वो 100% ओरिजिनल स्टेट अचीव नहीं कर पाएगा, कुछ ना कुछ तो स्ट्रेन प्रोड्यूस हो ही जाएगा, कुछ ना कुछ तो डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस हो ही जाएगा। तो अगर बी टू सी के बीच में कहीं पे भी अगर आप बी टू सी के बीच में कहीं पे भी आप अगर डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव करोगे तो भी बॉडी उसका ओरिजिनल स्टेट वापस लाने का ट्राई तो जरूर करेगा, बट कुछ ना कुछ तो डिफॉर्मेशन रह ही जाएगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने सी से है ना, पॉइंट सी से मैंने डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव किया तो फिर बॉडी ऐसे देखो कुछ ना कुछ वो वापस अपने ओरिजिनल स्टेट में आने का ट्राई करते हैं, बट आप देख सकते हो कुछ ना कुछ वहां पे डिफॉर्मेशन हो सकता है, उसको परमानेंट सेट मतलब कुछ ना कुछ तो डिफॉर्मेशन रह ही जाएगा, 1% जितना तो रह ही जाएगा, 1-2% एटसेट्रा। बट एक बार पॉइंट सी चला गया, अगर आप डिफॉर्मेशन दे रहे हो मतलब आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हो और स्ट्रेस को बढ़ा रहे हो, तो एक बार पॉइंट सी का एक बार पॉइंट सी क्रॉस हो जाएगा ना तो फिर बॉडी अपने ओरिजिनल स्टेट में आने का ट्राई भी नहीं करेगा। एक बार पॉइंट सी क्रॉस हो जाएगा देन आफ्टर बॉडी विल नॉट इवन ट्राई टू रिटेन इट्स स्टेट। तो फिर उसके बाद सी पॉइंट पास होने के बाद जो भी डिफॉर्मेशन होगा वो कैसा होगा? Plastic. प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो जाएगा। एग्जैक्टली। तो उसके बाद आप देख सकते हो कि फटाफट डिफॉर्मेशन हो रहा है, और वो जो डिफॉर्मेशन होगा ना वो प्लास्टिक होगा, बिकॉज वो उसके बाद पॉइंट सी को पास होने के बाद बॉडी विल नॉट इवन ट्राई टू रिटेन इट्स ओरिजिनल स्टेट, सो व्हाटएवर द डिफॉर्मेशन टेक्स प्लेस विल बी अ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। उसके बाद सोचो कि अगर आप स्टिल यू आर अप्लाइंग, देखो ये C2D जो है ना वो फास्ट नहीं, आप देख सकते हो कि
आप थोड़ा सा ही अगर डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करोगे तो भी उसका जो स्ट्रेन है ना वो बढ़ता जाएगा, मतलब डिफॉर्मेशन वो बहुत ही फास्ट होगा। अब सोचो और भी आप स्ट्रेस बढ़ाते, स्ट्रेस स्ट्रेन को बढ़ाते ही जाते हो, बढ़ाते ही जाते हो और बढ़ाते ही जाते हो, तो एक तो लास्ट में क्या होगा? ब्रेक हो जाएगा। लास्ट में वो ब्रेक हो जाएगा। तो ये जो पॉइंट डी है वो फ्रैक्चर पॉइंट है, वहां पे बॉडी में फ्रैक्चर हो जाएगा। तो पॉइंट डी इज अ फ्रैक्चर पॉइंट। अगर पॉइंट बी एंड पॉइंट डी के बीच में बहुत ज्यादा डिफॉर्मेशन होता है तो उसको डक्टाइल मटेरियल बोल सकते हैं, वो खींच सके ऐसा मटेरियल बोल सकते हैं। मतलब आफ्टर पासिंग अ इलास्टिक लिमिट, after passing a elastic limit, if the body undergoes a large deformation, then it is said to be a ductile material. But after passing the elastic limit, if the body does not go a large deformation, the fracture point is a near to the elastic limit, then it is said to be a brittle material. उसको brittle material बोलते हैं। यहाँ पे मैंने डक्टाइल मटेरियल के लिए ये ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है, मतलब मेटल जैसे डक्टाइल जिसको हम खींच सके, इस टाइप के मटेरियल के लिए मैंने ये ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है। बट आपका जो चॉक स्टिक है, चॉक स्टिक, तो वो डक्टाइल होता है, उसको आप डिफॉर्मेशन करने का ट्राई करोगे तो वो थोड़ी देर में ही क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। वो ब्रेक हो जाएगा। तो उसको फ्रैक्चर। हाँ, वो फ्रैक्चर फटाफट हो जाएगा, तो उसको ब्रिटल मटेरियल बोलते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें कुछ भी नहीं है, ये क्वेश्चन में आपको ग्राफ ड्रॉ करके उसके हर एक रीजन को एक्सप्लेन करना है, दैट शीट। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? ये क्वेश्चन समझ में आया आपको? यस सर। यस सर। देखो फटाफट देख लेते हैं। A stress versus strain curve for a metal is shown in figure. From the graph, we can see that in the region between O to A, the curve is linear. This indicates the Hooke's law is obeyed. The body regains its original dimensions when the applied force is removed in this region, and the solid behave as an elastic body. In the region A to B, a stress and strain graph is not a linear. आप देख सकते हो कि A to B से ना वो वहां पे linear नहीं है, but still it will return to its original dimension when the load is removed. The point B, that is why known as a yield point, it is also known as the elastic limit as well. And then corresponding stress is known as a yield strength of a material. If the load is increased further from the point B, the stress developed exceeds the yield strength and the strain increases rapidly. The portion of a curved B to D shows this load is when the load is removed, say at some point between the B and D, the body does not retain its original dimensions. In this state, even when the stress is zero, we have not applied any stress, then also the strain will not be zero. The material is said to have a permanent set, that is permanent deformation, plastic deformation. The deformation is said to be plastic deformation after the point B has passed. Okay, the point D on the curve is a ultimate tensile strength, because एक बार point D पास हो जाएगा तो उसके बाद तो फटाफट फ्रैक्चर पॉइंट आ जाएगा. Beyond this point, additional strain is produced even by reducing applied force, and fracture occurs at the point E. If the ultimate strength and fracture point E are closed, then it is said to be a brittle, and if it is far, then it is said to be a ductile. So this is the simple explanation of this graph. Is that clear, friends? Is it? Yes sir. Yes sir. Okay. Then after come to the question number 11. 11 is also important as a 2 marks. Elastomer के बारे में पूछा हुआ है कि write down what is the elastomer, plot a stress versus strain graph for the elastomer and explain it. So अभी हमने डिस्कस किया कि इलास्टोमर ऐसे मटेरियल है कि जिसके अंदर जिसके अंदर ये जो हुक्स लॉ है वो वैलिड नहीं है. दे आर द एक्सेप्शनल केस जहां पे स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का जो ग्राफ है ना वो लीनियर नहीं है. इलास्टो मटेरियल आर
elastomers are material in which we can develop a large amount of the strain. Elastomers are a material in which we can produce a very, very large amount of the strain, and even after that, after producing a large amount of the strain, even after that, if you remove the deforming force, then also body almost retain its original state. इलास्टोमर ऐसे मटेरियल है कि जिसके अंदर आप बहुत सारा स्ट्रेन प्रोड्यूस कर सकते हो, ऑलमोस्ट 700% आप स्ट्रेन प्रोड्यूस कर सकते हो, और इतना ज्यादा स्ट्रेन प्रोड्यूस करने के बावजूद अगर आप रिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव करते हो तो बॉडी अपने ओरिजिनल स्टेट पे वापस आ जाता है। हमारे जो आर्टरीज एंड वेन्स जो होती है ना, वेन्स एंड आर्टरीज, वो ऑलमोस्ट इलास्टोमर है। आप देखो मेरे मेरे सामने देखो, तो मैंने ये जो मेरे बॉडी है उसमें मैंने स्ट्रेन प्रोड्यूस किया, दिख रहा है आपको? देखो Yes, sir. कितना स्ट्रेन प्रोड्यूस किया, देखा आपने कितना स्ट्रेन प्रोड्यूस किया, देखा? फिर भी अगर मैं उसको डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव कर देता हूं तो वापस अपना ओरिजिनल स्टेट अचीव कर लेता है वो। सोचो अगर ऐसा नहीं होता तो हमारे जो बॉडी के वेट है, अगर वो ऐसा इलास्टोमर नहीं होते तो क्या होता, सोचो। तो एक बार डिफॉर्मेशन हो जाएगा, उसके बाद डिफॉर्म्ड ही रहता, तो सोचो कितना गंदा होता। तो अच्छा भी होता वैसे, ऐसा कर सकते थे। अंडरस्टूड व्हाट आई मीन टू से इज दैट? Yes, Yes, sir. sir. तो ये इलास्टोमर जो होते हैं, भगवान ने बहुत समझ विचार मतलब सोच विचार के ये बनाया है। हमारे जो बॉडी के जो आर्टरीज है, वेन्स है, उसको इलास्टोमर बनाया हुआ है फ्रेंड्स। बट वियर टीयर प्रॉब्लम होता है लॉन्ग ड्यूरेशन के बाद, मतलब जो एजेड पर्सन होते हैं उसके आप देख सकते हो कि आर्टरीज एंड वेन्स जो है उसमें ज्यादा ये जो इलास्टोमर का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो कम हो जाता है। फिर थोड़ा मतलब वो मतलब इसका जो होता है वो थोड़ा आपको स्क्रैचेस वो सब आ जाता है। सो फ्रेंड्स, इलास्टोमर का अगर आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का, तो कुछ आपको ऐसे मिलेगा। You can produce a large amount of the deformations. Even you can produce almost 700% deformation. 700% strain you can produce. And even after that, if you remove the deforming force, even after that, if you remove the deforming force, the body will retain its original state. सो फ्रेंड्स, बट आप देख सकते हो कि बॉडी ने अपना ओरिजिनल स्टेट तो वापस ले लिया, स्ट्रेन को जीरो कर दिया, बट आप देख सकते हो कि वही पाथ नहीं है। देखो थोड़ा नीचे से उसने अपना ओरिजिनल स्टेट वापस किया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि डिफॉर्मेशन अप्लाई करने के लिए आपने जितना एनर्जी दिया ना, आपने जितना एनर्जी दिया है उतना ही एनर्जी आपको वापस नहीं मिल रहा है, कम मिला। देखो स्ट्रेस थोड़ा कम होके वापस, ये जो ग्राफ है वो थोड़ा नीचे होके वापस आया। अभी जो मैं बोल रहा हूँ वो जेडबल नीट के लिए है, आपके टेक्स्ट में नहीं लिखा हुआ है, बट आप मेरी बात सुन लो ध्यान से। इलास्टोमर का ये स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है कि अगर आप डिफॉर्मेशन रिमूव करते हो तो वो अपने ओरिजिनल स्टेट में इवन आफ्टर 700% स्ट्रेन इज प्रोड्यूस। 700 का मतलब पता है आपको क्या हुआ? इसका मतलब ऐसा है कि अगर बॉडी का मान लो कि 10 सेंटीमीटर का लेंथ है, तो 10 सेंटीमीटर 700% स्ट्रेन प्रोड्यूस होना मतलब 7 टाइम्स आप उसको इंक्रीज कर सकते हो। मतलब 10 सेंटीमीटर है तो उसको स्ट्रेच करके आप 70% तक उसको स्ट्रेच कर सकते हो, और वापस से उसको रिलीज करोगे तो वापस से वो 10 पे आ जाएगा। द मीनिंग ऑफ दिस इज दैट। तो इतना ज्यादा स्ट्रेन प्रोड्यूस होने के बाद भी अगर आप उसको रिलीज करते हो, उसको डिफॉर्मिंग फोर्स अगर आप रिमूव करते हो, तो वापस अपने ओरिजिनल स्टेट पे आ जाता है। बट आप देख सकते हो कि थोड़े नीचे वो जाके वापस आता है, स्ट्रेन को कम करके वापस आता है। What does it mean? It means that whatever the energy you had applied to elongate, to stretch the body, to produce the strain in the body, the similar amount of the energy will not be written back. आपने जितना एनर्जी दिया है वो वापस नहीं, 100% वापस नहीं आएगा। Now, according to the conservation of energy, where does this energy goes? आपने जो स्ट्रेच करने के लिए जो एनर्जी दिया था,
जैसे रबर बैंड को आप स्ट्रेच करते हो तो आपको एनर्जी देना पड़ता है, बट फिर आप उसको रिलीज करते हो तो रबर बैंड वापस आती है अपने ओरिजिनल स्टेट में, तो वो एनर्जी वो रिलीज करके आपको वापस देगा। बट जितना आपने एनर्जी दिया था उतना वापस आपको नहीं मिलेगा। वो एनर्जी कुछ उसका अमाउंट जो है ना वो एज ए हीट एटमॉस्फेयर में ट्रांसफर हो जाएगा, रिले वो उसका वो वेस्ट हो जाएगा। बट जितना एनर्जी आपने दिया है उतना वापस नहीं आएगा, कुछ एनर्जी एज ए हीट एनर्जी वहां पे आपका लॉस हो जाएगा। And that is the reason why elastomer is used as a shock absorber. वो शॉक एब्जॉर्ब करने के लिए उसका यूज होता है। फ्रेंड्स, आपने कभी वो एल्यूमिनियम सेक्शन देखा? आपके ऑफिस के या घर पे कभी कभी एल्यूमिनियम सेक्शन होता है, तो एल्यूमिनियम के जो फ्रेमिंग होते हैं उसके बीच में ग्लास एंड एल्यूमिनियम के फ्रेमिंग एंड ग्लास के बीच में कुछ रबर जैसा मटेरियल होता है ब्लैक कलर का। कभी देखा किसी ने? आप में से किसी ने देखा? Yes, sir. देख एंड ग्लास के बीच में कुछ रबर जैसा मटेरियल होता है, देखा कभी आपने? Yes, sir. नो सर। ग्रिप बनाने के लिए sir. हाँ, किसके लिए होता है वो? ग्रिप बनाने के लिए नहीं, ग्रिप बनाने के लिए नहीं होता है, वो गलत है। वो एल्यूमिनियम फ्रेमिंग के बीच में ग्लास डालते वक्त बीच में वल्केनाइज्ड रबर लगाते हैं। उसका रीजन ऐसा है कि इट इज अ शॉक एब्जॉर्बिंग, वो इलास्टोमर है। तो कोई अगर ग्लास पे अगर कोई फोर्स अप्लाई करता है या थोड़ा उसको डिफॉर्म करने का ट्राई करता है, तो अगर वो वल्केनाइज रबर है ना, तो वो क्या करेगा, वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा। जितना एनर्जी हम उसको देते हैं वो उतना वापस रिफ्लेक्ट नहीं करता, वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, कुछ वो एज ए हीट वो डेसिपेट कर लेता है। अगर हमने वो वल्केनाइज रबर नहीं लगाया होता, डायरेक्टली एल्यूमिनियम के फ्रेम के साथ डायरेक्टली हमने ग्लास को कनेक्ट कर दिया होता, तो क्या होता, जैसे ही कोई उसको थोड़ा ही फोर्स मिलता तो ऑन द स्पॉट वो ग्लास ब्रेक हो जाता। तो फ्रेंड्स, जहां पे शॉक एब्जॉर्बर की जरूरत है, शॉक को एब्जॉर्ब करने की जरूरत है, वहां पे ये इलास्टोमर मटेरियल यूज होते हैं, जैसे वल्केनाइज्ड रबर है। तो दीज आर द एप्लीकेशन ऑफ द इलास्टोमर। इज इट अंडरस्टूड फ्रेंड्स? इलास्टोमर क्या है? The material in which we can produce a large amount of deformation, large amount of the strain, and then it can come back to its original state after removing of the deformation force. Deforming force it is known as elastomer. Our body's veins and arteries are considered to be elastomer. Vulcanized rubber is also the example of elastomers. What is the application of elastomer? It is used as a shock absorber. वो क्यों? बिकॉज जितना एनर्जी आप उतना देते हो वो उतना वापस रिफ्लेक्ट नहीं करता है, कुछ एनर्जी वो एब्जॉर्ब कर लेता है, एज अ हीट वो डेसिपेट कर लेता है। सो दीज आर दी। अच्छा, आपने अभी एक्सपेरिमेंट तो चल नहीं रहा है, बट शायद ऑनलाइन एक्सपेरिमेंट अगर चलते हैं तो वो सोनोमीटर वाला एक्सपेरिमेंट किया आपने? कराया स्कूल के अंदर? नो सर। ट्यूनिंग फोक होता है उसको मारने का होता है, ट्यूनिंग फोक को देखा वो एक्सपेरिमेंट? जाने दो, अभी तो उसका कोई मतलब नहीं है डिस्कस करने का। एक्सपेरिमेंट चलते तो मैं आपको वो एग्जांपल भी देता। तो ये आपका इलास्टोमर का ग्राफ है। क्या लिखा है? मटेरियल विच कैन बी स्ट्रेच्ड टू कॉज अ लार्ज वैल्यू ऑफ द स्ट्रेन आर कॉल्ड इलास्टोमर्स। फॉर एग्जांपल रबर, इलास्टिक टिश्यूज ऑफ आर्ट्रा। Rubber can pull to several times to its length and still returns to its original shape. In figure, stress versus strain graph of the elastic tissues of aorta, the large vessel carrying blood from the heart. So these are the example of the elastomer. Note here that elastic region is a very large. The material does not obey the Hooke's law over the most of the region. यहाँ पे देखो आप, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का जो ग्राफ है ना वो कहीं पे भी लीनियर नहीं है, तो हुक्स लॉ ओबे नहीं होता है यहाँ पे। सेकेंडली, देयर इज नो वेल डिफाइंड प्लास्टिक रीजन, यहाँ पे कोई प्लास्टिक रीजन भी नहीं होता है। इलास्टोमर में क्या होता है कि पूरा इलास्टिक रीजन ही होता है, वो कहीं पे भी इसके अगर कहीं से भी अगर आप डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव करते हो तो वापस आ जाएगा। और मैंने जो बताया कुछ और चीज मैंने आपको यहाँ पे ऐड किया कि भाई उसका जो इलोंगेशन होता है वो जिस डायरेक्शन में होता है वापस आते टाइम वो थोड़ा कम होके वापस आएगा, ऐसे होके वापस आएगा। तो ये जो इतना जो पार्ट है
वो एक्चुअली एनर्जी, द ग्राफ, the area enclosed by this graph is actually energy dissipated in the form of heat energy, ऐसा होता है। तो JEE नीट में ये चीज आपको याद रखना है। Is that clear friends? Yes, sir. Okay. फिर क्वेश्चन नंबर 12 तो हमने डिस्कस कर लिया है, 13 भी हमने डिस्कस कर लिया है, 14 क्वेश्चन में अभी आपको करा रहा हूँ, 14 क्वेश्चन में आपको करा रहा हूँ, बट 15 16 में क्या प्रॉब्लम है? कौन बोल रहा था 15 16 में प्रॉब्लम है? 15 16 किसको पूछना था? किसी ने बताया ना मुझे? किसी को पूछना है ये 15 16 में कुछ? कोई बोल रहा था? Nobody? Okay, then we come to the 14th question. So how will you determine the Young's modulus of any material? देखो ये एक पूरा एक्सपेरिमेंट है, इसको आप प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है, इट इज जस्ट फॉर योर नॉलेज। मैं आपको बताता हूँ कि कैसे करना है। तो अभी हम एक एक्सपेरिमेंट सीखेंगे कि जिसके द्वारा हम यंग्स मॉडुलस का वैल्यू हम डिफाइन करें, हम यंग्स मॉडुलस का वैल्यू हम फाइंड करें। तो एक बार हम यंग्स मॉडुलस याद कर लेते हैं कि वो क्या है, और उसके बाद ये एक्सपेरिमेंटली हाउ कैन वी मेजर द यंग्स मॉडुलस ऑफ एनी मटेरियल, आई विल टेल यू। तो पहले उसको यंग्स मॉडुलस है क्या उसको पहले याद कर लेते हैं, उसके बाद एक्सपेरिमेंटली हम उसको कैसे फाइंड कर सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलो, किसी को पता है व्हाट इज यंग्स मॉडुलस? Anybody? Longitudinal stress upon longitudinal strain. Very good. तो ये आपका जो है ना, there is a longitudinal stress upon longitudinal strain. तो फ्रेंड्स मुझे ये यंग्स मॉडुलस फाइंड करना है। स्ट्रेस का मतलब F/A, स्ट्रेन का मतलब डेल्टा L/L। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये जो है ना, ये आपका एक्सपेरिमेंटल वायर है, इसमें हम यहां पे लोड को वेराई करेंगे। और ये आपका रेफरेंस वायर है जिसके साथ वर्नियर स्केल भी कनेक्टेड है, और ये जो है ना वो फिक्स्ड है। इनिशियली हम क्या करेंगे, हमारे जो रेफरेंस वायर जो है और जो ये एक्सपेरिमेंटल वायर है, दोनों का लेंथ हम सेम टू सेम रखेंगे। इनिशियली आई विल मेक अ longitudinal, I will make a reference wire and experimental wire with the same length. बट अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम लोड ऐड करेंगे। तो जैसे ही हम लोड ऐड करते जाएंगे तो क्या होगा, Stretch होगा वो experimental वायर। तो एक्सपेरिमेंटल जो वायर है उसके लेंथ में चेंज आएगा, इंक्रीमेंट आएगा। तो ये दोनों बहुत दूर नहीं होते, बाजू बाजू में ही होते हैं। तो इसके द्वारा, ये कंपैरिजन के द्वारा आप इसके लेंथ में कितना इंक्रीमेंट हुआ वो मेजर कर सकते हो, और वो मेजर करने के लिए आपके पास यहाँ पे वर्नियर स्केल भी होता है। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? Yes, sir. अब क्वेश्चन ऐसा है कि सर ये सिंपली यहाँ पे दो वायर लगाने की जरूरत क्या है? एक सिंपल करो, एक ही वायर लगाओ, पहले उसका इनिशियल लेंथ मेजर कर लो, लोड लगाने के बाद उसका फाइनल लेंथ मेजर करना को फाइनल लेंथ मेजर कर लो, और दोनों का डिफरेंस निकाल दो, तो फिर ऑटोमेटिकली आपको चेंज इन लेंथ मिल जाएगा। तो ये करने की जरूरत क्या है? तो जरूरत ये है कि अगर कोई टेम्परेचर की वजह से, अगर टेम्परेचर के वजह से अगर कोई वेरिएशन आता है, तो क्या होगा कि आपका जो ये जो डेल्टा एल है, अगर वो टेम्परेचर के वजह से वो चेंज होता है, तो आपका जो यंग मॉडुलस है वो गलत हो जाएगा।
बिकॉज हमारे जो यंग मॉडुलस है ना, उसके अंदर जो भी वेरिएशन होना है डेल्टा एल, दैट मस्ट बी बिकॉज ओनली बिकॉज ऑफ अवर अप्लाइड मैकेनिकल फोर्स। एम आई राइट फ्रेंड्स? Yes, sir. देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, यहाँ पे रेफरेंस वायर की जरूरत क्या है? हम सिंपली ऐसा नहीं कर सकते। क्वेश्चन ऐसा है कि भाई हमको करना क्या है, सिंपली चेंज इन लेंथ फाइंड करना है। तो एक वायर ले लो, उसका इनिशियल लेंथ मेजर कर लो, फिर उसके साथ लोड अटैच करो और उसका फाइनल लेंथ मेजर कर लो और उसका डिफरेंस निकाल दो, तो आपको चेंज इन लेंथ मिल जाएगा। जस्ट पुट द वैल्यूज एंड गेट द आंसर। बट यहाँ पे वो रेफरेंस वायर लगाने की जरूरत क्या है? तो मैंने ये बताया कि मान लो कि आप जब एक्सपेरिमेंट करते हो तो ये जो रूम टेम्परेचर है वो वेरी हो रहा है, एंड बिकॉज ऑफ द वेरिएशन ऑफ द टेम्परेचर ऑल्सो, आपको पता है कि थर्मल एक्सपांशन होता है, मतलब मेटल में ये ज्यादा होता है थर्मल एक्सपांशन। तो अगर टेम्परेचर की वजह से वो एक्सपांशन होता है तो उसमें प्रॉब्लम आएगा। प्रॉब्लम ये आएगा कि यहाँ पे डेल्टा एल जो आपको मिलेगा उसमें कुछ टेम्परेचर का भी इफेक्ट होगा। तो फिर उसके बाद अगर आप यंग मॉडुलस फाइंड करते हो तो कुछ मिस्टेक हो जाएगा, बिकॉज आपका डेल्टा एल जो है ना वो दैट इज बिकॉज ऑफ द वेरिएशन ऑफ द चेंज लेंथ will be because of the two parameters, will be because of your applied load plus because of your temperature। तो फिर उसके बाद आपका जो यंग मॉडुलस मिलेगा वो आपको गलत मिलेगा, बिकॉज आपको तो क्या करना है, लोड के वजह से जो लेंथ में इंक्रीज होना है वही आपको फाइंड करना होता है। तो फ्रेंड्स अब क्वेश्चन ऐसा होगा कि क्या ये दो वायर का यूज होके ये हो जाएगा सॉल्व? यस, ये सॉल्व हो जाएगा। पूछो क्यों? क्यों? Because we are measuring the increment in the length with respect to the reference wire। अब मैं क्या कर रहा हूं, अभी जो मैं जो इंक्रीमेंट इन द लेंथ देख रहा हूं हमारे एक्सपेरिमेंटल वायर का, वो रेफरेंस वायर के रिस्पेक्ट में मेजर कर रहा हूं। अगर सपोज सोचो कि अगर टेम्परेचर के वजह से कुछ वेरिएशन होगा तो वो दोनों वायर में इक्वली वेरिएशन होगा। टेम्परेचर के वजह से अगर मान लो, दो मैंने स्टार्टिंग में क्या किया था, दोनों वायर का लेंथ मैंने सेम रखा था, तो अब टेम्परेचर की वजह से अगर कोई चेंज आता है लेंथ में तो वो दोनों वायर में इक्वल आएगा। बट ये जो डिफरेंस मुझे मिलेगा, ये जो डिफरेंस दैट विल ओनली बिकॉज ऑफ Mechanical. योर अप्लाइड लोड। मैंने क्या बोला पता चला आपको? ये टेम्परेचर का इफेक्ट कैंसिल हो गया। कैसे कैंसिल किया मैंने? मैं जो इंक्रीमेंट इन द लेंथ जो मेजर कर रहा हूं एक्सपेरिमेंटल वायर का, वो रेफरेंस वायर के लेंथ में रिस्पेक्ट में अपने उसके खुद के लेंथ के ओरिजिनल लेंथ के रिस्पेक्ट में मेजर नहीं कर रहा हूं, मैं रेफरेंस वायर के लेंथ के रिस्पेक्ट मेजर कर रहा हूं। इसका मतलब ऐसा हुआ कि शायद सपोज मान लो कि टेम्परेचर के वजह से कोई चेंज आता है तो वो दोनों वायर में इक्वली आने वाला है, बिकॉज इनिशियली दोनों वायर का लेंथ सेम था। तो अब जाके आपको जो डेल्टा एल मिलेगा, बिकॉज अभी जो मैंने डेल्टा एल मेजर किया वो किसके रिस्पेक्ट में मेजर किया, वो रेफरेंस वायर के रिस्पेक्ट में मेजर किया। तो ये जो मिलेगा ना वो दैट इज ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ योर अप्लाइड लोड। तो ये इफेक्ट, टेम्परेचर का इफेक्ट को नलीफाई करने के लिए हमको यहाँ पे रेफरेंस वायर का यूज करना होता है। क्या ये चीज आपको समझ में आया फ्रेंड्स? Yes, sir. Yes, sir. तो फ्रेंड्स अब क्या करेंगे, हमने कितना लोड लगाया है वो तो हमको पता ही होगा। देखो ये दोनों वायर सेम मटेरियल के ही होते हैं, दोनों वायर इनिशियली इक्वल लेंथ के एंड सेम मटेरियल के होने चाहिए, so that effect of the temperature in both the wire will be similar, same dimensions, same material, दोनों के अंदर टेम्परेचर के द्वारा जो इफेक्ट प्रोड्यूस होगा वो सेम होगा। तो अब जाके आपको जो डिफरेंस मिलेगा लेंथ में, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ अप्लाइड लोड। अब आपने कितना लोड अप्लाई किया है वो तो आपको पता ही होगा, मतलब ये मास आपने कितना लगाया वो आपको पता है। तो ये मास आपको पता है। Am I audible to you friends? Yes, sir. Yes, sir. तो मास आपने कितने लगाया है वो आपको पता है। आप है ना ये जो वायर है उसका क्रॉस सेक्शन फाइंड कर लो। तो एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। डेल्टा एल मेजर हो सकता है, मैंने आपको बताया 1 ईयर स्केल के द्वारा, मतलब ये स्केल सिंपल एक स्केल है उसके द्वारा ये कितना लेंथ में इंक्रीमेंट हो रहा है वो मेजर हो सकता है। तो फिर आफ्टर दैट यू जस्ट अप्लाई दिस फॉर्मूला, you will get the Young's modulus, because ओरिजिनल लेंथ कितना है वो आपको पता ही होगा। डेल्टा एल मैंने बता दिया आपको कैसे मेजर करना है। लोड आपने ही लगाया हुआ है तो ये माजी जो F इज इक्वल टू माजी हो जाएगा, जो आपने लोड लगाया है वो। मास कितना आपने अटैच किया हो तो आपको पता ही होगा। ये जो है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कुछ स्फेरोमीटर या
स्फेरोमीटर या स्क्रू गेज के द्वारा आप इसको मेजर कर सकते हो। स्फेरोमीटर एंड स्क्रू गेज के द्वारा कैसे मेजरमेंट होता है वो लेबोरेटरी का फर्स्ट एंड सेकंड एक्सपेरिमेंट ही है, बट शायद आपका ये अभी स्कूल चालू ही नहीं हुआ है तो मतलब शायद से नहीं होगा, बट मैं बता रहा हूँ आपको, आप मान लो कि ये हो सकता है कि आप क्रॉस सेक्शन रेडियस मेजर कर सकते हो। तो ये सारा जो राइट साइड का जितने भी वैल्यूज है वो आप ये एक्सपेरिमेंटली मेजर कर सकते हो। इसके वैल्यूज प्लेस करते हो तो आपको क्या मिल जाएगा भैया? Young's modulus. यंग्स मॉडुलस आपका मिल जाएगा। तो नाउ यू अंडरस्टूड हाउ टू डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ द यंग्स मॉडुलस। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो फ्रेंड्स थोड़ा रीड कर लेते हैं एक बार। Typical experimental arrangement to determine the Young's modulus of a material of a wire is shown in figure. It consists of two long straight wire of a same length and equal radius having same material as well, suspended side by side from a fixed rigid support. The wire A, reference wire, carries a millimeter main scale and a pan to place a weight. Wire B, that is experimental wire of a uniform cross-sectional area, also carries a pan in which known weights can be placed. Vernier scale V is attached to the pointer to the bottom of experimental wire B, and main scale M is fixed to the reference wire. The weight placed in the pan exert a downward force and stretch the experimental wire under the elastic stress. The elongation of the wire is measured by the vernier arrangement. The reference wire is used to compensate for any change on the length due to the change in the room temperature. So that is what is I want to tell you. भाई यहाँ पे रेफरेंस वायर की जरूरत क्यों है? तो वो टेम्परेचर के इफेक्ट को कंपेंसेट करने के लिए उसका जरूरत है। Any change in the length of the reference wire will be accompanied by the equal change in the experimental wire. टेम्परेचर वेरिएशन के द्वारा जो भी लेंथ में चेंज होगा वो दोनों में सिमिलर होगा। तो फिर जो भी कुछ डिफरेंस आपको मिलेगा लास्ट में, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ द लोड, बिकॉज टेम्परेचर के द्वारा तो दोनों का सेम ही एलोंगेशन होने वाला है। तो उसको ये रेफरेंस वायर का जरूरत ये है। Both the reference and experimental wire are given initially small load to keep the wire straight and the vernier ring knotted. Now experimental wire is gradually loaded with the more weights to bring under the tensile stress, and vernier ring is knotted again, and the difference between the two wire reading gives the elongation produced in the wire. तो फिर ये पूरा R फाइंड कर लो, कैपिटल L फाइंड कर लो, डेल्टा L फाइंड कर लो, और फिर आप ये इक्वेशन अप्लाई कर दो तो आपको मिल जाएगा आपका यंग्स मॉडुलस। Is that clear, friends? Yes, sir. Yes, sir. तो ये पूरा आपको वैसे इसको समझने की जरूरत है, इसको आपको लर्न बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं है, ये जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। ओके फ्रेंड्स? Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो शियर मॉड्यूलस है। आपको सिंपली आपको पता है कि भाई स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन जो होता है वो मॉड्यूलाई होता है। अगर शियरिंग स्ट्रेस अपॉन शियरिंग स्ट्रेन करोगे तो आपको शियर मॉड्यूलस, उसको मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी भी बोलते हैं, इट इज आल्सो नोन एज अ मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, और उसका इक्वेशन आपको पता ही है। और यहाँ पे बल्क मॉड्यूलस की बात है कि भाई अगर हम बॉडी को वाटर के अंदर डालते हैं, कोई लिक्विड के अंदर डालते हैं, तो 3 कंडीशन सेटिस्फाई होगी। इक्वल फोर्स लगेगा सब जगह पे, परपेंडिकुलर लगेगा, एंड सब जगह पे लगेगा। तो क्या होगा? वॉल्यूम स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा, और यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो वॉल्यूम स्ट्रेस भी प्रोड्यूस करेगा। तो वॉल्यूम स्ट्रेस, दैट इज आल्सो नोन एज अ प्रेशर अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन, इज डिफाइंड एज अ बल्क मॉडुलस। यहाँ पे नेगेटिव साइन क्यों करना है वो भी मैंने आपको बता दिया था कि भाई बल्क मॉडुलस नेगेटिव तो हो नहीं सकता, बट यहाँ पे डेल्टा भी, चेंज इन वॉल्यूम जो होता है वो नेगेटिव होता है। वो पॉजिटिव बल्क मॉडुलस को पॉजिटिव करने के लिए वहां पे नेगेटिव साइन मैंने लगाया हुआ है। तो ये नेगेटिव साइन, आपको ऐसा लगता है कि मैंने नेगेटिव किया, बट दिल में ही मुझे पता है कि मैंने नेगेटिव नहीं किया। क्या किया है मैंने? पॉजिटिव। Positive. और उसके बाद कंप्रेसिबिलिटी की बात भी कही होगी यहाँ पे, उसके बाद यार 17 क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 17 तक अब हम ऐसा कह सकते हैं कि कंप्लीटली हो गया है। अब कुछ न्यूमेरिकल्स जो है वो मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ। तो लेट्स डिस्कस सम न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द टॉपिक।
Okay, let's come to the first illustration. Are you able to see the question number 1 in your notes in your mobile screen, Yes, sir. Yes, sir. friends? Okay, fine. देखो, क्वेश्चन को समझते हैं, शांति से उसको पढ़ते हैं और खुद उसको सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। देखो क्या लिखा है, structural steel has a radius of 10 millimeter and length 1 meter. मतलब आपको रेडियस दिया हुआ है एंड लेंथ दिया हुआ है। अच्छा, तो रेडियस इज अ 10 millimeter and the length is equals to 1 meter. Now a 100 kilonewton force is applied. तो आपको यहाँ पे 100 किलो का मतलब 10⁻³ न्यूटन इस फोर्स इज अप्लाइड टू एलोंगेट दिस लेंथ। कैलकुलेट द स्ट्रेस, आपको सबसे पहले स्ट्रेस फाइंड करना है। तो फ्रेंड्स कैसे मिलेगा स्ट्रेस, बताओ मुझे। स्ट्रेस क्या होता है? Force upon F cross section. upon A. हाँ, उसका प्रॉपर डेफिनेशन ऐसा है कि रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस्ड पर यूनिट एरिया। बट मैंने आपको बताया कि अप्लाइड फोर्स भी लिख सकते हो वहां पे आप, बिकॉज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन द इक्विलिब्रियम योर अप्लाइड फोर्स एंड द रिस्टोरिंग फोर्स आर द सिमिलर। सो डिफॉर्मिंग फोर्स पर एरिया भी कर सकते हो। तो क्या आपके पास फोर्स है भैया? यस, वी हैव अ फोर्स ऑफ 100 किलो न्यूटन एंड यू हैव टू डिवाइड बाय पाई आर स्क्वायर। रेडियस तो आपको दिया हुआ है, क्रॉस सेक्शन एरिया पाई आर स्क्वायर हो जाएगा उसका। सो क्या ये आप कर सकते हो? करवाने की जरूरत है फ्रेंड्स? No, No, sir. sir. ओके मीटर फाइन। में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हाँ, ये 10⁻³ किया ना मैंने, और इसको भी मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको भी मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, Yes, sir. Yes, sir. वी ऑल्सो रिक्वायर्ड टू फाइंड द एलोंगेशन। एलोंगेशन का मतलब डेल्टा एल मुझे फाइंड करना है। अब डेल्टा एल कैसे मिलेगा? अच्छा, तो मेरी बात ध्यान से सुनना। यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू, आपको पता है कि स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, राइट? Yes, sir. No? So you had given the Young's modulus. This is given, okay? And stress we already had found. तो इसके द्वारा मुझे क्या मिल जाएगा? स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा भैया? स्ट्रेन मिल जाएगा, डेल्टा एल बाय एल मिल जाएगा। दैट इज दिस एप्सिलॉन इज फॉर द स्ट्रेन। तो डेल्टा एल बाय एल मतलब स्ट्रेन मिल जाएगा बाय जस्ट पुटिंग अ स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस। एंड एक बार आपका अगर स्ट्रेन मिल जाएगा तो आप डेल्टा एल अगर फाइंड करना है तो आपको क्या करना है कि जो भी आपका स्ट्रेन का जो आंसर आया है उसको लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका एलोंगेशन डेल्टा एल, एलोंगेशन का मतलब चेंज इन लेंथ, डेल्टा एल भी मिल जाएगा। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? Yes, sir. Yes, इज इट sir. ओके? समझ में आ रहा है फ्रेंड्स? Yes, sir. Yes, sir. ओके फाइन। देखो यहाँ पे इलोंगेशन का जो फॉर्मूला लिखा हुआ है ना, डेल्टा एल इज इक्वल टू एफ बाय, ये कहाँ से आया? तो आप आपके नोट्स के अंदर अगर लिखना हो तो लिख लो कि यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, that is F by A upon delta L by L। तो ये हो जाएगा आपका FL अपॉन A डेल्टा L। तो अगर आपको डेल्टा L को सब जगह इक्वेशन बनाना है तो मैं आपको एक शॉर्टकट दे रहा हूं। फल नीचे आया, फल कहां पे आया? नीचे आया। फल नीचे आया, फल नीचे आया, तो दैट इज योर एलोंगेशन ऑलवेज। सो ये आप एज अ शॉर्टकट याद रख सकते हो। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? Yes, sir. फल नीचे आया, so that is always your elongation. Is that clear friends? Yes, sir. Yes, sir. चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड। Are you able to see the question number 2 in your mobile screen? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Fine.
देखो क्या लिखा है, a copper wire of a length 2.2 millimeter and a steel wire of a length 1.6 meter, both of having a similar 3 millimeter diameter, are connected end to end. When stretched by a load, the net elongation is found to be 0.7 millimeter. Obtain that load applied. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. It's a very good question. It's really a good question. Okay. So here you can see that two different wire having same cross sectional area is connected this manner. Okay. And then it is subjected by some load. कुछ लोड यहाँ पे हमने लगाया हुआ है. Okay, like this. So क्या करना क्या है, टोटल एलोंगेशन मुझे दिया हुआ है. मतलब टोटल एलोंगेशन का मतलब क्या हुआ, कोई बताएगा मुझे? टोटल एलोंगेशन ऑफ द होल सिस्टम, कोई बताएगा मुझे? L plus L delta. plus DL. नहीं, टोटल एलोंगेशन का मतलब देखो यहाँ पे आप लोड लगाओगे ना, तो इसमें भी कुछ एलोंगेशन होगा, इसमें भी कुछ एलोंगेशन होगा. तो मुझे क्या दिया हुआ है, टोटल एलोंगेशन दिया हुआ है. मतलब क्या हुआ, L plus delta L. डेल्टा एल फॉर कॉपर प्लस डेल्टा एल फॉर स्टील, एंड दैट इज द टोटल डेल्टा एल. तो वो मुझे दिया हुआ है कि उसका दोनों का मिला के कितना है. 0.70. ये आपका 0.7 मिलीमीटर है. तो अब करना क्या है, तो आपको वो जो फोर्स अप्लाई किया है ना वो आपको फाइंड करना है. और यहाँ पे एक और चीज देनी चाहिए कि गिवन वायर आर अ वेटलेस. मतलब दोनों को एलोंगेट करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, जो अप्लाइड लोड है ना वही रिस्पॉन्सिबल है. ये दोनों के खुद के वेट है ना वो निग्लिजिबली स्मॉल है. दोनों के खुद के जो वेट्स है ना वो निग्लिजिबली स्मॉल है. तो इसको एलोंगेट करने के लिए भी ये आपका वेट जहां भी अप्लाई किया है वही रिस्पॉन्सिबल है, इसको एलोंगेट करने के लिए भी वही रिस्पॉन्सिबल है. अब मैंने अभी आपको बताया था कि भाई यंग्स मॉडुलस इक्वल्स टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, दैट इज एफ बाई ए अपॉन डेल्टा एल बाई एल. तो अभी मैंने आपको समझाया था कि डेल्टा एल को सब जगह इक्वेशन बनाओगे तो क्या मिलेगा आपको, फल नीचे. Am I right, friends? Yes, sir. तो यहाँ पे एज अ डिफॉर्मिंग फोर्स वेट W है, तो F को मैंने W बोला हुआ है. कॉपर की बात करते हैं तो कॉपर का इनिशियल लेंथ अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया दोनों का सेम ही है. यंग मॉडुलस ऑफ कॉपर करना पड़ेगा, प्लस वेट तो वही का वही लगेगा, दोनों को एलोंगेट करने के लिए सेम ही फोर्स रिस्पॉन्सिबल है. तो W विल बी द सेम. फल नीचे आया, वाल नीचे आया, WL नीचे आया, L स्टील, एरिया क्रॉस सेक्शंस दोनों का सेम ही है. Y स्टील इज इक्वल्स टू 0.7 10⁻³ मीटर. चलो क्या ये चीज आपको समझ में आया भैया? W मुझे फाइंड करना है, वो जो वेट मैंने सस्पेंड किया था, लोड मैंने जो सस्पेंड किया था वही मुझे फाइंड करना है. लेंथ ऑफ द कॉपर इज गिवन 2.2. एरिया को भी मैं बाहर ले सकता हूँ. डायामीटर जो दिया हुआ है ना वो 3 मिलीमीटर है, तो उसका रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा भैया, 1.5 मिलीमीटर हो जाएगा. Am I right, friends? Yes, sir. Yes, sir. ओके. तो फिर क्या करना है आपको, पाई आर स्क्वायर करना है. फिर आपको करना क्या है, सिंपली पाई आर स्क्वायर करना है. ए को मैंने बाहर ले लिया. यंग मॉडुलस, हाँ यहाँ पे क्वेश्चन में देना रह गया है
Friends, when you will be asked this question in your examination, the Young's modulus of copper and Young modulus of the steel will be given to you. Okay, तो ये दोनों चीज आपको दिया होगा. तो मतलब ये आपको L दिया हुआ है, A दिया हुआ है, ये मतलब सब कुछ दिया हुआ है. यू हैव टू जस्ट पुट मेक द W सब्जेक्ट इक्वेशन एंड गेट द आंसर. करोगे फ्रेंड्स आप? Yes, sir. इज इट ओके फ्रेंड्स? आपको जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, यू जस्ट गेट द आंसर. देखो मैं बता देता हूँ आपको यहाँ पे. देखो डेल्टा एल इज इक्वल्स टू फल नीचे आया, फल के बदले यहाँ पे वाल नीचे आया, डब्ल्यू एल नीचे आया. तो डेल्टा एल कॉपर प्लस डेल्टा एल स्टील इज इक्वल्स टू 0.7 मिलीमीटर. सारे वैल्यूज आपको सब्स्टिट्यूट करना है. एरिया इज इक्वल्स टू आपको पाई आर स्क्वायर करना है, उसको राइट साइड ले जाओ पाई आर स्क्वायर को, ये रहा आपका पाई आर स्क्वायर. फिर जस्ट यू जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज एंड गेट द आंसर. आपको यंग मॉडुलस दिया होगा क्वेश्चन के अंदर. ओके, यंग मॉडुलस ऑफ द स्टील एंड कॉपर विल बी गिवन टू यू. नो वरी. ओके, इज इट ओके फ्रेंड्स? Yes, sir. sir. Okay, come to the question number 3. Are you able to see the question number 3 on your mobile screen? Yes, sir. Yes, sir. Okay, देखो क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर. In a human pyramid, in a circus, the entire weight of a balanced group is supported by the legs of a performer who is lying on his back. ये देख सकते हो आप फिगर यहाँ पे. चलो मैं थोड़ा उसका लार्ज, उसको थोड़ा मैं आपके लिए इसको ये दिख रहा है आपको परफॉर्मेंस. एक बंदा नीचे सो रहा है और उसके पूरे बॉडी के ऊपर ये सारा पूरा सर्कस किया है. देखा आपने? ये देख सकते हो क्या आप? Yes, sir. Yes. ओके, Yes, sir. तो क्या बोल रहे हैं वो लोग कि भैया ह्यूमन पिरामिड in a circus, the entire weight of the balanced group is supported by the leg of a performer who is lying on his back, as shown in figure. The combined mass of all the persons performing the acts and the table, planks, etc. involved 280 kg. The mass of the performer lying on his back, the bottom of pyramid is 60 kg. जो सो रहा है, जिसके ऊपर पूरा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हो रहा है, उसका जो मास है वो 60 kg है. बट ऑब्वियसली जो मास उसको उठाना है वो 60 नहीं है. वो कितना है? 280. 280. तो ये जो 60 है उसका कोई काम नहीं है, वो तो उसका खुद का मास है, उसका कोई काम नहीं है. ईच थाई बोन, ये थिंग लिख दिया है, थाई होना चाहिए. ईच थाई बोन ऑफ दिस परफॉर्मर has a length of 50 centimeter and effective radius is a 2 centimeter. Define the amount by which each thigh bone gets compressed under the extra load. चलो फ्रेंड्स, यहाँ पे once again आपको क्या फाइंड करना है? डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ बाय विच ईच थाई बोन्स गेट्स कंप्रेस्ड. तो मतलब कंप्रेशन फाइंड करना है. ऊपर से लोड लग रहा है तो वो थाई बोन का जो कंप्रेशन है वो मुझे फाइंड करना है. तो फ्रेंड्स वंस अगेन विल स्टार्ट फ्रॉम द सेम पैरामीटर्स. यंग्स मॉडुलस इक्वल्स टू स्ट्रेस अपॉन स्टार्ट करो. तो F by A इज इक्वल्स टू डेल्टा L by L. इसके ऊपर से आपको पता है कि ये जो कंप्रेशन या एक्सपांशन डेल्टा है उसको हम क्या लिख सकते हैं? Fall. कौन नीचे आया? Fall. पल नीचे आया. याद रह जाएगा?
Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पे F के बदले मुझे क्या लिखना चाहिए? तो दैट इज अ लोड माजी, 80. राइट फ्रेंड्स? सो ये Yes, sir. मंगल नीचे आया। कौन नीचे आया? मंगल नीचे आया। अब मास में कितना लूंगा बोलो, कोई बताएगा मुझे कितना मास मुझे लेना चाहिए? 280. वेरी गुड, 280 into 9.8। लेंथ ऑफ ईच थाई बोन्स 50 सेंटीमीटर 0.5। अब ये जो है ना एरिया, वहां पे बच्चे मिस्टेक करते हैं। यहाँ पे मुझे ये बताओ सोच के कि मुझे एरिया कितना लेना चाहिए? 2 meter. पाई आर स्क्वायर इंटू 2 लेना चाहिए। इंटू 2 मुझे करना पड़ेगा। कोई बताएगा मैंने इंटू 2 क्यों किया? थाई मतलब वो 2 थाई है ना. दो मतलब जो भी ये जो भी लोड 2 है, thigh bones होते हैं. हाँ ये जो भी लोड है वो किसके ऊपर आ रहा है? तो बोले 2 थाई बोन के ऊपर आ रहा है। मतलब उसको दोनों को मिला के हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा ना, तो फिर उसका टोटल एरिया जो है वो ये लेना पड़ेगा। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. इज इट ओके? Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो फ्रेंड्स एंड यंग मॉडलर्स यू हैव just a moment. So Young's modulus will be given to you. Here it is not mentioned in the question, but in the examination, if this question is asked, then Young modulus will be provided to you. ये आपको Young's modulus भी provide करेंगे, आपके पास radius भी है, तो you just have to put the values and get the answer. Is it okay, friends? क्या ये मैं आपको homework में दे सकता हूँ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, fine. So friends, मेन देखो यहाँ पे, अच्छा मैंने एक मिस्टेक कर दिया, मैंने बराबर रीड नहीं किया। यहाँ पे 280 जो दिया है ना, वो टोटल मास ऑफ द होल सिस्टम दिया हुआ है। मुझे ऐसा लगा कि ऊपर का जो सिस्टम है उसका मास दिया है, बट ऐसा नहीं है। ये 280 टोटल मास है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तो मुझे 60 minus. हाँ तो 60 माइनस करना पड़ेगा। पहली बात तो ये यहाँ पे 60 माइनस करना पड़ेगा। दूसरी बात, आप दो चीज कर सकते हो, या फिर एरिया को मतलब ये जो डिनोमिनेटर में एरिया आता है उसको डबल कर दो, या फिर ऐसा सोच लो कि अगर कोई एक थाई बोन है तो वो कितना लोड कैरी करेगा? अगर एक ही मुझे थाई बोन कंसीडर करना है, एक ही थाई बोन, तो वो कितना लोड कैरी करेगा? Fire. Yes, sir. नहीं, वो उसका एरिया तो प्रयास का रहेगा, बट वो लोड कितना उसको लेना पड़ेगा? तो ये जितना भी लोड है उसका हाफ करना पड़ेगा। अगर आप एक थाई बोन को ध्यान में रख के क्वेश्चन सॉल्व करते हो, तो फिर आप 1078. लोड को हाफ कर दो, तो ऑटोमेटिकली योर आंसर विल बी द सेम। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? या फिर दोनों थाई Yes. कर सकते हो, तो फिर एरिया को डबल करो। दोनों थाई बोन को कंसीडर करते हो तो एरिया को डबल करो। अगर एक थाई बोन को कंसीडर करते हो तो एरिया पायास कर ही रखो, डबल मत करो, बट लोड को हाफ कर दो। यू विल गेट इन बोथ द सेम सर्कमस्टेंसेस, यू विल गेट द सेम आंसर। इज दैट क्लियर? यहाँ पे क्या किया है, टोटल जो लोड है ना उसको हाफ करके एक ही थाई बोन के साथ कंसीडरेशन किया हुआ है। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? Yes, sir. इज इट ओके? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So come to the question number 4. क्वेश्चन नंबर 3 मैंने कैलकुलेशन आपको होमवर्क में दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। Okay. So what is written in the question? A square lead slab of a 50 centimeter and thickness 10 centimeter is subjected to a shearing force of a 9 into 10 raised to 4 न्यूटन। देखो shearing force है, पहली बात तो ये कि shearing force दिया हुआ है, इसका मतलब कि कौन सा वाला स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा? Shearing stress. Shearing strain and shearing stress is going to be produced. The lower edge is riveted. जो lower edge है उसको तो rivet किया, मतलब वो वहां पे फिक्स किया हुआ है with the floor. How much will the upper edge be displaced? Once again यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि आपको shear modulus नहीं दिया हुआ है। You will be given the shear modulus. Don't worry. आपको modulus shear modulus आपको दिया होगा. So don't worry about that. तो फ्रेंड्स एक बार फिर से क्वेश्चन समझ लेते हैं। A square lead slab of side length 50 सेंटीमीटर and thickness 10। तो इसका जो थिकनेस है ना वो 10 है।
मतलब ये वाला थिकनेस होता है, इसको थिकनेस बोलते हैं। इज इट अंडरस्टूड? ये थिकनेस है आपका। यस सर। और इसका जो साइड है ना 50-50, ये स्क्वायर आपका स्क्वायर है, स्क्वायर स्लैब है, तो ये साइड लेंथ जो है ना वो 50-50 है, और ये आपका थिकनेस जो है ना वो 10 है। आपको फोर्स दिया हुआ है 9 × 10⁻⁴ न्यूटन का। तो आपको शियर मॉडुलस भी दिया होगा। तो आपको ऐसा क्वेश्चन है कि हाउ मच इट इज गेट डिस्प्लेस्ड, डिस्प्लेस कितना होगा। तो फ्रेंड्स आपको पता है कि शियर मॉडुलस इक्वल्स टू क्या होगा, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो ये हो जाएगा आपका F/A, एंड इफ यू रिमेंबर इट वाज X/H। इफ यू रिमेंबर आपका जो शियरिंग स्ट्रेस जो स्ट्रेन होता है वो tan थीटा इज इक्वल्स टू X/H। इफ यू रिमेंबर, इफ वी कंसीडर दिस मच इज अ X and this as a H, if you remember। याद आ रहा है कुछ फ्रेंड्स? यस सर। Yes, Yes, sir. sir. तो मुझे है ना क्या फाइंड करना है, मुझे x फाइंड करना है, ऊपर का जो सरफेस है ना वो कितना डिस्प्लेस होगा वो मुझे फाइंड, मतलब x फाइंड करना है। तो x को अगर सब्जेक्ट को इक्वेशन बनाते हो तो आपका हो जाएगा FH/A × ईटा। अब फोर्स तो आपको दिया हुआ है 9 × 10⁴। h कितना लेंगे आप, मतलब सोच के बताओ h कितना लेना पड़ेगा आपको। 50। वेरी गुड, 50 सेंटीमीटर मतलब 0.5 मीटर। ईटा आपको दिया होगा, उसको जीबी कभी कभी बोलते हैं, उसका सिंबल कभी कभी कैपिटल जीबी लेते हैं, वो आपको दिया होगा। अब सोच के मेन चीज यहाँ पे है कि आपको एरिया कितना लेना है, दैट इज द क्वेश्चन। सोच के बताना एरिया कितना लेना पड़ेगा। 15 to 10. ये यहाँ पे दिख रहा है, वो गंदा हो गया, दिखना नहीं चाहिए था। एरिया कितना लेना पड़ेगा फ्रेंड्स, आपने उसके अपर सरफेस पे फोर्स अप्लाई किया, देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया है आपने, तो ये वाला जो एरिया है ना वो आपको कंसिडर करना पड़ेगा, ये वाला एरिया। तो इसका लेंथ जो है ना वो तो 50 है, बट उसका जो विड्थ है ना वो 10 सेंटीमीटर है। तो आपका एरिया कितना हो जाएगा भैया, 50 × 10। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? यस सर। So this is the thing you have to think about here. Is that clear? Yes, sir. बाकी Yes, जस्ट sir. वैल्यू प्लेस करो, गेट द आंसर, जस्ट वैल्यू प्लेस करना है आपको, आंसर लाना है। इज इट अंडरस्टूड फ्रेंड? यस सर। देखो ये रहा, Yes. स्ट्रेस इज इक्वल्स टू फोर्स, फोर्स का स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है, उसको कर लेना ठीक से। तो फोर्स अपॉन एरिया, तो स्ट्रेस फाइंड कर लिया, फिर मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी दिया हुआ है, तो स्ट्रेन इज इक्वल्स टू शियर स्ट्रेस अपॉन जी, स्ट्रेस तो डेल्टा एक्स इक्वल्स टू स्ट्रेस अपॉन जी × 1। तो अब ये एरिया जो लेना था वो 0.05 है, तो पहले यहाँ पे क्या किया, पहले स्ट्रेस अलग से फाइंड कर लिया, फिर स्ट्रेन इज इक्वल्स टू स्ट्रेस अपॉन जी किया। जी का वैल्यू आपको दिया होगा क्वेश्चन में 5.6 × 10⁹ दिया होगा, स्ट्रेस हमने अलग से फाइंड किया हुआ है, लेंथ आपका लेना है यहाँ पे 0.5, जो हाइट मैंने जिसको हाइट बोला था वो 0.5 है। बस जस्ट पुट द वैल्यूज एंड गेट द आंसर। इज इट अंडरस्टूड फ्रेंड्स? Yes, sir. Yes. Okay, so today's last illustration, and that is the last illustration as well of this chapter. तो क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं क्या है, ध्यान से देखो क्या लिखा है। देखो, द एवरेज डेप्थ ऑफ Indian oceans is about 3000 meter. Calculate the fractional compression delta V/V of the water at the bottom of the oceans. Given that the bulk modulus of this is this. आपको bulk modulus दिया हुआ है, आपको delta V/V फाइंड करना है। तो चलो, आपको bulk modulus दिया हुआ है तो आपको पता है कि क्या करना है, बताओ मुझे क्या करना है। bulk modulus का मतलब क्या होगा? Volume Volume stress upon volume strain. stress upon volume strain और बट आपको ये भी पता है कि ये वॉल्यूम स्ट्रेस एक्चुअली क्या है, Pressure. Minus प्रेशर। हाँ, वो नेगेटिव साइन इज जस्ट टू कंपेंसेट द नेगेटिव, ओके, वो चलेगा अभी। तो फिर अगर आपको डेल्टा V/V फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा, प्रेशर को बल्क मॉडुलस से डिवाइड करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, यू विल लर्न दिस इन द चैप्टर नंबर 10 दैट एट द डेप्थ एज, अगर कोई लिक्विड के एफ डेप्थ पे आप जाते हो
तो जो प्रेशर क्रिएट होता है ना वो रो जी एच जितना होता है. You will learn this in the chapter number 10. I will prove this thing in the chapter number 10. तो अभी आपको इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा. डेंसिटी ऑफ जो वाटर इज 10⁻³ आपको पता होगा. वाटर का डेंसिटी 1000 kg/m³ होता है. जी का वैल्यू हम ले लेंगे 9.8. दिया हुआ है कि टेक द जी एज अ 10. एच दिया हुआ है 3000. तो ये आपका हो जाएगा 3 × 10⁻7 पास्कल. तो ये आपका प्रेशर हो गया. इज इट क्लियर फ्रेंड्स? Yes, sir. sir. तो प्रेशर को आपको जस्ट बल्क मॉडुलस से डिवाइड करना है. तो ये आपका 3/2.2 3 डिवाइड बाई 220 10⁻² नीचे बचेगा तो 220 हो जाएगा. तो ये जो भी है वो आपका आंसर. और उसको परसेंटेज में फाइंड करना है तो उसको मल्टीप्लाई बाय परसेंट कर दो 100%. तो वो परसेंटेज में मिल जाएगा. करो तो 3/220 क्या आता है? 3/220 0.0136 0.0136. और परसेंटेज में अगर फाइंड करना है तो 1.36% चेंज होगा. इज इट क्लियर फ्रेंड्स? Yes, sir. sir. Yes, sir. देखो आ रहा है आंसर. यस वही है. इज इट अंडरस्टूड फ्रेंड? ये अभी Yes, sir. Yes, sir. ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा. ओके Yes, Yes, sir. sir. तो फ्रेंड्स आज का सेशन यहाँ पे मैं खत्म कर रहा हूँ. 5 इलस्ट्रेशन है इस चैप्टर में. वो 5 इलस्ट्रेशन हमने खत्म कर दिए यहाँ पे. आज का सेशन भी यहाँ पे खत्म करता हूँ. सैटरडे प्रोबेबली यू विल कंप्लीट दिस चैप्टर. ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा सैटरडे को. अभी जो टॉपिक बाकी है उसमें मोस्ट ऑफ द टॉपिक आर कैंसल्ड फ्रॉम योर CBSE और गुजरात बोर्ड सिलेबस. सो विल ऑलमोस्ट कंप्लीट दिस चैप्टर बाय नेक्स्ट लेक्चर. ओके Yes, sir. Bye, sir. and friends, you will having also a lecture, JEE NEET lecture tomorrow, as well as you will having exam as well. Okay, आपको lecture भी है, exam भी है. Okay, Exam chapter 5. हाँ chapter 5 का exam, laws of the motion. अच्छा वो तो फ्राइडे है नहीं, वो वेडनेसडे होता है ना. क्या वेडनेसडे होता है? नहीं, फ्राइडे का किया ना, फिर वेडनेसडे को कुछ